हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो स्क्रॉडिंजर ने दी थी। उन्होंने बताया कि अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो जो सॉल्यूशन है वो हमें ये बताएगा कि किसी भी पार्टिकल का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसका बिहेवियर कैसा है। तो जो उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन उन्हें मिली, जिसको उन्होंने नाम दिया स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, उनके उन्होंने सॉल्यूशन देखे तो उन्होंने सॉल्यूशन से उन्हें पता चला कि एक्चुअली में जो पार्टिकल है उनका बिहेवियर कैसा है, वेव लाइक बिहेवियर है, और वो जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब आपको ये पता है बच्चे कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो मोशन में है, उसकी कुछ ना कुछ ट्रैजेक्टरी होगी, यानी कुछ ना कुछ पाथ होगा जिसे वो फॉलो करेगा। तो अगर मैं किसी पार्टिकल की बात करूँ, किसी भी इंस्टेंट पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे, ट्रैजेक्टरी होगी, उसका कुछ ना कुछ पाथ होगा। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, अब ये पार्टिकल है, इसका कैसा बिहेवियर है, वेव लाइक बिहेवियर है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस जो वेव लाइक बिहेवियर है इसके साथ कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन है बच्चे, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, साई एक्स टी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो साई एक्स टी इसका क्या होगा बच्चे, मैग्नीट्यूड होगा, या साई का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है बच्चे वो हमें क्या बता देगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा कि इस पार्टिकल की इस रीजन के अंदर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। या आप ये कह सकते हो, अगर ये मैग्नीट्यूड जो है, ये साई एक्स टी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये मैक्सिमम होगा या लार्ज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इस रीजन के अंदर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ पे साई एक्स टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, लेस होगा, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पार्टिकल शायद ही हो, ठीक है ना, लेस प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल की इस रीजन के अंदर होने की। तो साई एक्स टी जो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बता देती है, जिसका हमें मैग्नीट्यूड से हमें ये पता चलता है कि क्या पॉसिबिलिटी है या क्या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की उस रीजन के अंदर पाए जाने की। तो अगर साई एक्स टी का मैग्नीट्यूड लार्ज है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन की इस रीजन के अंदर होने की। तो आगे देखो बच्चे, तो हमने क्या करना है, टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन निकालनी है। देखो बच्चे, तो बेसिकली क्या है, जो हमारे पास ये साई एक्स टी आया है, इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे फॉर साई एक्स टी। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसने फाइंड आउट किया था बच्चे, स्क्रॉडिंजर ने फाइंड आउट किया था। तो जैसे आपको पता है न्यूटन, जो अगर आप न्यूटन मैकेनिक्स की बात करते हो या क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हो, अगर कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी कुछ ट्रेजेक्ट्री है, उसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हो, और वो क्या होता है बच्चे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने किया होगा। और हम ये भी कह सकते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करी थी अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही बच्चे, ये पार्टिकल है, इसका वेव लाइक बिहेवियर है। अब हम इस साई एक्स टी के लिए बच्चे हम क्या फाइंड आउट, स्क्रॉडिंजर ने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करी थी। तो सबसे पहले जो है, जैसे ये फंडामेंटल है न्यूटन मैकेनिक्स जो है, न्यूटन की जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में फंडामेंटल है, वैसे ही बच्चे ये इक्वेशन ऑफ मोशन साई एक्स टी के लिए जो है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है साई एक्स टी के लिए। तो हमने क्या कंसीडर किया बच्चे, लेट अस कंसीडर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, वेलोसिटी v, मोमेंटम px, एनर्जी E इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या लिया बच्चे, एक नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल लिया। फ्री पार्टिकल का मतलब ये होता है बच्चे, जो भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। अब देखो पार्टिकल को मैं आप वेव लाइक बिहेवियर ही शो करूंगी, तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो फ्री पार्टिकल है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही, फ्रीली मूव कर रहा है। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब ये है कि बच्चे, ये जो पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो क्या है, बहुत ही कम है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल कंसीडर किया, और वो क्या कर रहा है बच्चे, एक्स डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, पी एक्स होगा।
और v इसकी वेलोसिटी एनर्जी है। अब बच्चे जब मैंने कहा कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो उस केस में बच्चे पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी जो होगी टोटल वो किसकी वजह से होगी, मूविंग पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। तो यहाँ पे बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, आपने m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया पी एक्स स्क्वायर बाय में 2m, तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज पी एक्स। अब बच्चे हम यहाँ से क्या करेंगे, अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो पार्टिकल है इसका वेव लाइक बिहेवियर है, तो वेव लाइक बिहेवियर है तो उस केस में बच्चे हम क्या करेंगे, इसके मोमेंटम को रिप्लेस कर दोगे आप एच कट के से, और एनर्जी को आप रिप्लेस कर दोगे बच्चे एच कट ओमेगा से, ठीक है। के इज योर प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है, कि डायरेक्शन बताएगा वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो के इज योर प्रोपागेशन कांस्टेंट, तो हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एच कट के, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। तो यहाँ से बच्चे ओमेगा हम निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है बच्चे, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, और ई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, एच कट ओमेगा, एच कट से एच कट कैंसिल, तो क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू एच कट के स्क्वायर बाय में 2m। अब बच्चे हमारे पास जो है, अब मैंने कोई भी फंक्शन है साई एक्स टी, अगर इसके साथ कोई फिजिकल क्वांटिटी दैट इज साई एक्स टी एसोसिएटेड अगर इसके साथ, तो हमने बच्चे वेव फंक्शन के लिए हमारे पास जो पार्टिकल वेव फंक्शन जो है उस फ्री पार्टिकल का वो किस तरह से लिखा जाएगा बच्चे, साई एक्स टी, ये आप रिलेशन कर चुके हो, साई एक्स टी इज इक्वल टू रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी के। तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगी, वेव इक्वेशन आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं वेव फंक्शन फॉर फ्री पार्टिकल जो है हमारे पास निकल के आया ये। अब बच्चे आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दो ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो साई एक्स टी इज इक्वल टू 1 बाय में रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, आयोटा बच्चे यहाँ पे आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो इसको इस तरह से शो करो, तो आयोटा बाहर के एक्स माइनस एच कट के स्क्वायर बाय में 2m इंटू टी इंटू डी के। तो यहाँ से बच्चे हमारे ने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो बच्चे साई एक्स टी को विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो कर्ल ऑफ कर्ल टी साई एक्स टी 1 बाय में रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के स्क्वायर, बच्चे टी के रिस्पेक्ट टू में कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल एज इट इज, उसके बाद क्या है इसका डेरिवेटिव करते हैं करेंगे अंदर वाले का, तो क्या हो जाएगा आयोटा एच माइनस एच कट के स्क्वायर बाय में 2m, तो आयोटा माइनस एच कट के स्क्वायर बाय में 2m बाहर, ए के एक्सपोनेंशियल वो सारी टर्म इंटू डी के। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है, तो कर्ल ऑफ कर्ल टी ये आ गया बच्चे, ये वाला जो कांस्टेंट था ये बाहर आ गया, क्योंकि ये के का फंक्शन नहीं है, के का फंक्शन को ही सिर्फ अंदर रखा, बाकी एज इट इज के स्क्वायर ए के एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस एच कट के स्क्वायर बाय में 2m इंटू टी इंटू डी के। अब बच्चे यहाँ से देखो आप, तो कर्ल ऑफ कर्ल टी है, हमने क्या किया बच्चे, आयोटा एच कट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयोटा एच कट बच्चे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और एच कट से भी मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बच्चे, एच कट का स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है ना, आप ये सीधे यहाँ से देख लो, एच कट का स्क्वायर बाय में 2m 1 बाय में रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के स्क्वायर ए के एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस एच कट के स्क्वायर बाय में 2m इंटू टी इंटू डी के। अब बच्चे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 कह रखा है। अब जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी दैट इज साई एक्स टी वाली, सबसे पहली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन बच्चे, ये वाली जिसमें ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया ना। अब बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे कि और 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो कर्ल ऑफ कर्ल एक्स इंटू कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, सेकेंड 2 बार सेकेंड डेरिवेटिव करना है ना इसका, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाय में रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो के मल्टीप्लाई में आएगा, दूसरी बार दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, के स्क्वायर ए के एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस एच कट के स्क्वायर बाय में 2m इंटू टी इंटू डी के। तो बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को बच्चे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चे इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को, आयोटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी इनको कंपेयर कर लो, कर्ल ऑफ कर्ल टी साई एक्स टी, और यहाँ पे बच्चे ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का टी के साथ बच्चे देखोगे तो 1 बाय में रूट 2 पाई ये सारी टर्म एज इट इज है, 1 बाय में रूट 2 पाई ये सारी टर्म एज इट इज है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि आयोटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी साई एक्स टी, और ये 1 बाय में रूट 2 पाई, इन सब की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी बच्चे, एच कट स्क्वायर बाय में 2m इंटू क्या पुट कर दिया, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का साई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, तो कर्ल स्क्वायर साई बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बच्चे 1 बाय में रूट 2 पाई, इन सब इस पूरी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू साई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो यहाँ से बच्चे मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी साई एक्स टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय में 2m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का साई का एक्स के साथ, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। दिस इज योर वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। देखो ये जो हमारे पास जो साई है वो किसका फंक्शन है बच्चे, टी का फंक्शन है, इस करके ये जो हमारे पास, और ये कैसी इक्वेशन है बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसको नाम दिया गया था वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग जो है बच्चे, अब मैं कुछ ऑपरेटर्स फाइंड आउट करूंगी। तो ऑपरेटर क्या होते हैं बच्चे, जो किसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो साई एक्स टी के साथ जो है ये जो साथ लगा हुआ है, दिस इज योर ऑपरेटर, ठीक है। तो आयटा एच कट बाय में कर्ल ऑफ कर्ल टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको बच्चे मैंने क्या लिख लिया, एच कट बाय में 2m है, 2 बार एच कट कर लिया, एच कट बाय में 2m, एच कट बाय में 2m। अब आयटा से मल्टीप्लाई किया, आयटा से ही डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो जब मैंने आयटा से ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे बच्चे माइनस का साइन भी है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया, इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई किया और आयोटा दोनों तरफ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब दोनों तरफ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चे, -1, और -1 और ये माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो गया, -1, तो क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय में 2m ही आ जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा, माइनस आयोटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स माइनस आयोटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स साई एक्स टी, क्योंकि अब मुझे मोमेंटम और एनर्जी ऑपरेटर चाहिए। अब बच्चे हमारे पास ये रिलेशन थी, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय में 2m, ये हमने बताई थी आपको। अब यहाँ से बच्चे ई के ऊपर जो है, ये ई जो है मोमेंटम ऑपरेटर जो है मोमेंटम ऑपरेटर, ये एनर्जी ऑपरेटर है, दिस इज योर मोमेंटम ऑपरेटर। अगर मुझे बनाना है इसे, इन दोनों को इससे मैंने कंपेयर किया, तो साई एक्स टी के साथ जो है ये वाला फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका ई होगा, और पी स्क्वायर बाय में 2m है ना, तो यानी कि ये वाला जो फंक्शन होगा, यानी कि एक px हुआ होगा, तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या आ गया बच्चे, px इंटू px स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है ना। तो साई के ऊपर ये क्या लग रहा है, साई के ऊपर जो हमारे पास, अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एनर्जी ऑपरेटर काम कर रहा है, और राइट हैंड साइड की बात करें तो ये वाला जो है आपका ऑपरेटर क्या कहलाएगा, आपका मोमेंटम ऑपरेटर। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ई और पी जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर निकल के आएंगे वेव फंक्शन के। तो ई जो है हमारे पास क्या निकल के आया बच्चे, आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी, और पी एक्स हमारे पास निकल के आया माइनस आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 9 कह लो। अब किसी भी प्लेन वेव के लिए बच्चे हमारे पास जो है साई एक्स टी जो है वो हमारे पास क्या होता है, अगर हम प्लेन वेव की इक्वेशन लिखें तो उस केस में हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाय में एच कट पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। और मैंने बच्चे ये आपको इक्वेशन बता रखी है, बेसिकली ये वही इक्वेशन है। प्लेन वेव की इक्वेशन हमेशा याद रखना बच्चे, ये यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है जो एम्पलीट्यूड बताएगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या किया होगा बच्चे, ई को क्या पुट कर सकते हैं एच कट ओमेगा, और पी को क्या पुट करेंगे बच्चे एच कट के, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बाय में एच कट, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाय में एच कट। तो दोनों फॉर्म्स जो है ना बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं ये फॉर्म्स, ये हमेशा याद रखना है। प्लेन वेव की अगर मैं बात करूँ वेव फंक्शन तो कैसा लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। वहाँ पे ए जो है बच्चे ये क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है वो ए बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 10 दे दो। अब बच्चे मैंने यहाँ पे जो है माइनस मोमेंटम जो है ना वो माइनस आयटा एच कट बाय में कर्ल ऑफ कर्ल एक्स लिया था। अब आप ये भी कहोगे कि प्लस क्यों नहीं लिया, अगर हम प्लस लेंगे ना बच्चे, तो प्लस लेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो है जब हम ई की वैल्यू, सिर्फ ये जो इक्वेशन है सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के लिए कि पी एक्स की वैल्यू जो हम ये पुट करें और ई की वैल्यू हम आयटा एच कट बाय में कर्ल टी पुट करें, तभी जो है ये इक्वेशन जो है बच्चे सेटिस्फाइड होगी। इस करके जो है हम मोमेंटम जो है उसकी सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है, माइनस आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन के लिए ये जो वेव इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास, देखो अभी हमने वन डायमेंशनल, अभी जो आपको मेन याद रखना है, एक तो वन डायमेंशनल स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो हमने निकाली है, उसके बाद जो है आपको याद रखना है ये जो हमने ऑपरेटर्स निकाले हैं, एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर, इनकी वैल्यूज याद रखनी है। अब है एक्सटेंशन टू 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चे 3 डायमेंशन के अंदर जो है तीनों कोऑर्डिनेट
नाउ एक्सटेंशन टू 3 डायमेंशन। अभी तक हम बात कर रहे थे बच्चे 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो हमने मान के चला था जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन हमने लिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बच्चे जो पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो 3 डायमेंशन में कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो के जो था आपका, जो बेसिकली क्या होता था बच्चे, सिंपल आपका कांस्टेंट था, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब वो किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चे, के वेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। और एरो साइन क्या शो करता है बच्चे, डायरेक्शन शो करता है। अब 3 डायमेंशन है, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो जो वेव है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, आपकी एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वाई में मूव कर सकती है और जेड में मूव कर सकती है। तो के एक्स जो है वो क्या होगा, जो डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होगा, के एक्स। वाई में मूव कर रही है उसका के वाई, अगर जेड में मूव कर रही है तो उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होगा बच्चे, के जेड। तो हम के को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे, के वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो मोमेंटम है दैट इज एच कट के, तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और एनर्जी जो है वो क्या होगी, एच कट ओमेगा। तो मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि बच्चे अगर एक्स डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, पी एक्स होगा। वाई में मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम पी वाई होगा। और जेड में मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, पी जेड होगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, वही मैंने आपको बताया था, जो पार्टिकल है वो, उसकी जो भी सारी एनर्जी होगी वो कैसी होगी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पी, तो काटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, पी स्क्वायर बाय में 2m। तो यहाँ से पी वेक्टर का स्क्वायर बाय में 2m, तो हम ये भी लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर बाय में 2m, के वेक्टर का स्क्वायर। अब बच्चे के वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया के एक्स, इसके कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, के एक्स के वाई के जेड, और इसका स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो क्या हो जाए बच्चे, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अगर आप के वेक्टर को सिंपल लिखते तो बच्चे क्या लिखते हैं, के एक्स आई कैप क्या बताएगा बच्चे, डायरेक्शन, के वाई जे कैप और के जेड के कैप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे क्या होगा, के एक्स के वाई के जेड, ठीक है ना। और उसका क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ के एक्स के वाई और के जेड का स्क्वायर, ठीक है। और के, इसका के का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो भी क्या होगा, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी 1/2m पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस इंटू प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो वेव फंक्शन है, अगर हम वेव फंक्शन की बात करें, अगर कोई भी वेव है, हमने उसमें बताया था उसकी फिजिकल क्वांटिटी साई एसोसिएटेड होती है। तो जो साई है वो क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट, यानी कि कोई एम्पलीट्यूड होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी हुआ करता था। बट यहाँ पे क्या है बच्चे, तीनों डायरेक्शन है, तो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें अब आपको नॉर्मल होनी चाहिए। के वेक्टर क्या होगा बच्चे, के एक्स आई कैप के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। और आर वेक्टर क्या होगा बच्चे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो के इंटू आर करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड, ठीक है ना। तो क्या हो गया बच्चे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के आर माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है निकल के आई जो रिलेशन, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाय में एच कट पी आर माइनस ई टी, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा बाय में एच कट पी आर माइनस ई टी। तो ये सेकंड फॉर्म भी हमें याद रखनी है। अब तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एज वेव पैकेट। अब देखो बच्चे हमारे पास जो वेव पैकेट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो साई को कैसे लिख सकते हैं बच्चे। अब देखो साई आर टी जो था वेव पैकेट है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ वेव्स हैं। तो ग्रुप ऑफ वेव्स हैं तो उनका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, सुपर इम्पोज होगा। तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है बच्चे, साई आर टी से लिखा जाता था। वो क्या आता था, 1/√2π आता था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए पी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाय में एच कट पी आर माइनस ई टी इंटू डीपी, ठीक है। ये एक कंपोनेंट के लिए था। ऐसे ही हमारे पास 3 डायमेंशन, हम तीनों कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा बच्चे, 2π एच कट की इंटू 3/2 इसकी पावर 3/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए पी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा बाय में एच कट पी आर माइनस ई टी डी क्यूब पी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे,
3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो तीनों डायमेंशन के लिए जो हमारे वेव फंक्शन है, रिजल्टेंट वेव फंक्शन, जो सभी वेव जब जितनी भी वेव्स हैं उनका सुप्रीम पोजीशन या फिर जितने भी वेव फंक्शन उन सबका सुप्रीम पोजीशन जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। तो वेव पैकेट के लिए साई आर टी हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ से बच्चे मैं अगर ए पी कैलकुलेट करूँ तो वो क्या होएगा, 2 पाई एच कट 3/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई आर टी। अब क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा बाय में एच कट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इधर जाके, पी आर माइनस ई टी डी क्यू आर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कैसा है बच्चे, ये जो है तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, डी क्यूब आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे जो है हम बात कर रहे हैं सिंपल, जैसे हमने 1 डायमेंशन के लिए क्या किया था, इस वेव फंक्शन को हमने क्या किया था, साई को टी के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट किया था और इसको फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई को एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट किया था। जैसे हमने फर्स्ट उसमें किया था वैसे ही चलेगा, हमारे में डेरिवेशन नहीं, हम सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। तो रिजल्ट जो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी साई आर टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर साई। बच्चे डेल स्क्वायर क्या है बच्चे, दिस इज योर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और डेल स्क्वायर को अगर आप लिखते हो बच्चे तो वो कैसा लिखा जाता है, कर्ल ऑफ कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल ऑफ कर्ल वाई का स्क्वायर प्लस कर्ल ऑफ कर्ल z का स्क्वायर, मतलब इस तरह से जो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x सेकंड डेरिवेटिव y प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z, ठीक है ना। तो ये डेल स्क्वायर ऑपरेटर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, तो आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी साई आर टी माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर साई। अब बच्चे यहाँ से जो है हमारे पास जो है एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी ऑपरेटर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी, और मोमेंटम ऑपरेटर क्या हो जाएगा बच्चे, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये डेल ही आएगा, आयटा एच कट डेल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे क्या होगा, अब आप दोबारा से क्या करोगे, माइनस आयटा एच कट बाय में 2m, ये करोगे ना बच्चे, तो आपका जो p होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, आयटा एच कट माइनस आयटा एच कट डेल। और अगर हम एक डायमेंशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा बच्चे, इस तरह से, ठीक है, 1 डायमेंशन। लेकिन हमारे पास 3 डायमेंशन है तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, इस तरह जो हमारा ऑपरेटर है डेल स्क्वायर वो ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो बच्चे, पी स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो 3 डायमेंशन के लिए जो हमारा एनर्जी ऑपरेटर रहेगा वो आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी रहेगा, और मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये 3 डायमेंशन के लिए टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब है नेक्स्ट है बच्चे, अभी तक हम बात कर रहे थे जो भी हमने पार्टिकल कंसीडर किया था वो फ्री पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। जब हमने उस फ्री पार्टिकल के ऊपर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट कर रही है, और जो फोर्स है वो डेरिवेबल है, ठीक है ना, पोटेंशियल के साथ, तो उस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी आर टी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स मान लो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डेल वी आर टी, और v जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या होगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पोटेंशियल जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इस करके जो है हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, t प्लस में v। तो यहाँ से बच्चे t हमारे पास क्या है, p स्क्वायर बाय में 2m प्लस में v। अब क्या करना है आपने बच्चे, इस इक्वेशन के अंदर जो है इक्वेशन नंबर 13 के अंदर हम साई आर टी को राइट हैंड साइड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट हैंड साइड से हमने साई आर टी को मल्टीप्लाई किया तो e साई आर टी पी स्क्वायर बाय में 2m प्लस में v साई आर टी। अब मैंने क्या किया, आयटा एच का इसको बचे इसका ऑपरेटर मैंने लगा दिया क्या, आयटा एच कट बाय में कर्ल ऑफ कर्ल टी, और इसका ऑपरेटर क्या बेटे, आयटा एच कट डेल, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयटा एच कट डेल इसका स्क्वायर प्लस v साई आर टी। तो यहाँ से बच्चे आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी साई आर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब यहाँ से देखो बच्चे जो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयटा एच कट का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर -1, ठीक है ना, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस में v साई आर टी। ये इक्वेशन है बच्चे आपकी 30। अब बच्चे जो हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये भी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। ये कब है बच्चे, जब कोई पार्टिकल के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है उस केस में, ठीक है।
तो अब ये भी क्या है बच्चे, टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, क्योंकि जो हमारा वेव फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ और हमें याद रखनी है, ये जो आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी है बच्चे, इसको बेसिकली हम एच लिखते हैं, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी साई आर टी। तो यहाँ से ये जो एच आया है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चे, मैंने क्या कहा, इस पूरे को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला h, ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको हम h साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो h की जो एक्चुअल में वैल्यू होती है बच्चे, क्या होती है, पी स्क्वायर बाय में 2m प्लस में वी आर टी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। बच्चे आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, मैंने कहा आयटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी को एच पुट किया तो एच साई आ गया, यहाँ से दोनों से साई कॉमन निकाल लो, तो एच साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर प्लस में v इंटू साई आर टी, साई आर टी साई आर टी कैंसिल, तो h हमारा निकल के क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर प्लस में v। तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, हैमिल्टन ऑपरेटर, क्योंकि ये किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है बच्चे, साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और साई के ऊपर जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, हैमिल्टन ऑपरेटर। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, जो नेक्स्ट है बच्चे वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। अब इसके अंदर जो है हमने जो फ्री पार्टिकल पहले कंसीडर किया था प्रॉब्लम में, उसमें हमने जो है बच्चे फोर्स नहीं कंसीडर की थी, पर अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चे, फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी ही उसके लिए जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन थी वो क्या निकल के आएगी, ई साई पी स्क्वायर बाय में 2m प्लस में वी साई एक्स टी। तो यहाँ से बच्चे आयटा एच कट, हमने इसका ऑपरेटर यूज़ किया आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी, मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर से प्रेजेंट करा, रिप्लेस किया, तो वो क्या था, माइनस आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय में 2m कर्ल ऑफ कर्ल एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स टी इंटू साई एक्स टी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट फॉर और कह सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट और स्टेशनरी स्टेट फॉर्म ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हम निकालेंगे। तो जो भी वेव इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या मान के चला, हमने मान के चला, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे पोटेंशियल किसका फंक्शन था, टाइम का फंक्शन था, बट अब जो हैमिल्टन है एच साई है, एच भी अब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपका जो पोटेंशियल है वो भी किसका फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा बच्चे, आर का फंक्शन होगा। तो उसके लिए हम निकालेंगे टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो यहाँ से जो वेव फंक्शन है आप उसको कैसे लिख सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हो कि वेव फंक्शन का क्या होगा, इसको हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा तो दो सेपरेट फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, यू आर प्लस यू आर इंटू एफ टी। जो यू आर होगा वो बेसिकली किसका फंक्शन होगा, सिर्फ आर का फंक्शन होगा, और एफ किसका फंक्शन, एफ टी किसका फंक्शन होगा, सिर्फ टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो साई निकल के आया, साई इंटू यू एफ भी आप लिख सकते हो। बच्चे हमने क्या, इसका क्या करो, आप डेल ऑपरेटर अप्लाई करो, तो डेल साई इज इक्वल टू एफ डेल यू। बच्चे जो डेल ऑपरेटर है दैट इज कर्ल ऑफ कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ल ऑफ कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल ऑफ कर्ल वाई जे कैप। तो एफ किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो इसके ऊपर ऑपरेट नहीं होगा, किसके ऊपर ऑपरेट होगा, आर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा। इसका फिर हमने दोबारा से डेल ऑपरेटर लगाया, तो डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू एफ कर्ल एफ डेल स्क्वायर यू। बच्चे ये हमेशा याद रखना, जो डेल ऑपरेटर है बेसिकली क्या है, ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास साई है वो u इंटू एफ है, तो u r का फंक्शन है तो इसके ऊपर तो डेल लगेगा, पर f किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो इसके ऊपर डेल ऑपरेट नहीं करेगा। सो क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई एफ डेल स्क्वायर यू। तो यहाँ से कर्ल ऑफ कर्ल टी, अगर मैंने क्या किया, इस साई का मैंने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया, तो u एज इट इज एफ का क्या हो जाएगा, टी के साथ डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी, ये जो टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल टी साई आर टी माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस में वी साई आर टी, ठीक है ना, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है
कि आयटा एच कट, अब इस तरह की फॉर्म बनाएंगे बच्चे हम। तो आयटा एच कट यू, हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से जो है हमारे पास क्या निकल के आया, तो ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में क्या बन जाएगी हमारे पास, आयटा एच कट कर्ल ऑफ कर्ल साई आर टी क्या निकल के आया बच्चे हमारे पास, यू कर्ल ऑफ कर्ल एफ टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर साई आर टी, तो डेल स्क्वायर साई हमारे पास क्या निकल के आया, एफ डेल स्क्वायर यू, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, तो डेल वी साई क्या हो जाएगा बच्चे, डेल एफ यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है आपका, कि आपने क्या किया, देखो अब भी ये जो फॉर्म है इसको आप कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, एफ एफ के फंक्शन एक तरफ कर देंगे, यू यू के फंक्शन एक तरफ कर देंगे, तो आयटा एच कट बाय में एफ कर्ल ऑफ कर्ल एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, मैंने क्या किया, आयटा एच कट बाय में एफ, दोनों से एफ कॉमन लिया है, एफ नीचे ले आए, इज इक्वल टू 1 बाय में यू माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर यू प्लस में वी यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ये किसका फंक्शन है, टी का, ये किसका फंक्शन है, आर का। तो ये सब दोनों जो है किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, मान लो ये जो है किस कांस्टेंट के इक्वल है, ई के इक्वल है। तो ई ये वाले टर्म को हमने किस कांस्टेंट के इक्वल रख दिया बच्चे, ई के इक्वल रख दिया। तो आयटा एच कट एफ डी एफ बाय में डी टी इज इक्वल टू ई, तो डी एफ बाय में एफ कर सकते हैं, डी एफ बाय में एफ, और इसको ई बाय में माइनस आयटा बाय में एच कट डी टी, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन एफ इज इक्वल टू माइनस ई टी बाय में एच कट प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसका अगर हम लिखा जाए तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये कॉन्स्टेंट मान लो एफ ऑफ जीरो है, इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ इस पूरी का टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ तो अब आपको आनी चाहिए ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन एफ माइनस आयटा ई टी बाय में एच कट प्लस एल एन एफ ऑफ जीरो। तो बच्चे आपको पता है एफ टी क्या आ जाएगा बच्चे, एफ जीरो इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई टी बाय में एच कट, इसका सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन नंबर के आगे बच्चे आपकी 4। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर के आगे बच्चे 4। अब आगे देखो, अब ये जो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी, तो पहली टर्म तो हमने सॉल्व कर ली, वो क्या निकल गई, एफ जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई टी बाय में एच कट। जो सेकंड जो फॉर्म है वो किसका फंक्शन है बच्चे, u का। तो ये जो u जो है वो किसके इक्वल, इसको ये भी किसी कांस्टेंट के होगा, ये वाली टर्म भी किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, वो भी क्या होगा, e ही होगा। तो ये क्या हो गया, u इधर चला गया, तो e u इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल स्क्वायर u प्लस में v इंटू यू। तो ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या आएगा, यू आर ई की पावर माइनस ई टी ई आयोटा ई टी बाय में एच कट। तो ये इक्वेशन आप याद रखना है, ये होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यू आर ई माइनस आयोटा ई टी बाय में एच कट। तो इसको इक्वेशन नंबर बच्चे कह दो 6। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास अगर मैं बात करूँ बच्चे पोजीशन डेंसिटी की, ठीक है, तो पोजीशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, जो कि क्या होता है बच्चे, साई आर टी का स्क्वायर होता है। तो ये क्या बताता है कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की होने की, तो उसको साई आर टी का स्क्वायर क्या कहलाता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, साई आर टी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर जो है यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखा, ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर आप साई आर टी जो इसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, ठीक है। वो किसका फंक्शन होगा, प्योरली आर का फंक्शन होगा, सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास ये भी आ गया बच्चे, एच जो है, देखो ये जो टर्म थी दैट इज योर हैमिल्टन, मैंने आपको बता दिया, माइनस एच कट स्क्वायर में 2m डेल स्क्वायर यू प्लस में v, ये क्या है बच्चे, हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज योर हैमिल्टन। तो हैमिल्टन इंटू यू आर ई यू आर। तो ये जो बच्चे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है वो क्या बन के आई, एच यू आर इज इक्वल टू ई यू आर। ये जो इक्वेशन है इसमें जो हमारे पास यू आर है इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे बच्चे, हम साई आर ले रहे हैं, जो साई आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेव फंक्शन को, तो आपने इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेना है, साई आर से। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, एच साई आर इज इक्वल टू ई साई आर। तो यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये है बच्चे टाइम इंडिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो वेव फंक्शन है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और हैमिल्टन वही है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2m प्लस में डेल स्क्वायर प्लस में v, तो हैमिल्टन हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक ये चीज़ ठीक कर लेना, ठीक है, u अगर मैंने बाहर ले लिया तो वहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया।
तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं बच्चे आइगन वैल्यू इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर कोई ऑपरेटर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर लग रहा है और हमें कुछ कांस्टेंट के साथ वही सेम फंक्शन वापस दे रहा है, कोई ऑपरेटर अगर किसी क्वांटिटी के साथ लग रहा है फिजिकल क्वांटिटी के साथ और हमें कुछ कांस्टेंट इनटू वही वेव क्या कहते हैं वेव फंक्शन वापस दे रहा है, या फिर हम कह लो कि कोई ऑपरेटर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लग रहा है तो हमें वही किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके वही फिजिकल क्वांटिटी दोबारा से मिल जाती है, तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है बच्चे, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो है फंक्शन ये क्या कहलाएगा बच्चे, आइगन फंक्शन, और एच क्या कहलाएगा आपका ऑपरेटर, और ई क्या कहलाएगा बच्चे, आइगन वैल्यू। ठीक है ना, किसकी, हैमिल्टन एच की। तो ये अभी तक के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज के बारे में, अभी के लिए इतना ही।